Now we have this heading and based on that we have this question जो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। यहाँ पर हमें डिस्कशन करना है अबाउट द सेंटर ऑफ मास एंड पूरे कंप्लीट का सेंटर ऑफ मास नहीं निकालना है, रिमेनिंग पार्ट का निकालना है। डायग्राम के थ्रू थोड़ी सी बात कर लें तो बेहतर होगा। ये एक मान लेते हैं कंप्लीट बॉडी है, अभी इसमें से आपने कुछ रिमूव नहीं किया है। इसका आप टोटल मास m मान सकते हैं और इसे आप m1 प्लस m2 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया गया है? बिकॉज़ यहाँ पर अभी एक पोर्शन रिमूव किया जाएगा और उसका जो मास होगा वो m2 होगा, तो रिमेनिंग पोर्शन का मास आप आसानी से समझ जाओगे कि कितना होगा, समझ ही गए होगे। रिमेनिंग पोर्शन जो होगा दैट विल बी ऑफ m1। आप चाहें तो उसे शेडेड भी कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम शेडेड रहता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक, हमें करना क्या है कि ये जो शेडेड पोर्शन है, ये रिमेनिंग पोर्शन है या रेजिडुअल पोर्शन है, इसका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। वर्किंग प्रोसीजर क्या है कि टोटल जो बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास पहले आप लोकेट कर लीजिए। सपोज़ यहाँ पर है O पर, यहाँ पर ही आपको 0,0 यानी कि ओरिजिन मान लेना है और माना जा सकता है कि जो टोटल मास है m वो इसी पॉइंट पर है। आप यहाँ पर इसको दोबारा से बनाएं, पॉइंट O पर टोटल मास m1 प्लस m2 रखा हुआ एज्यूम किया जा सकता है। ठीक है, अब जो पोर्शन आपने रिमूव किया है उसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करिए। कहीं यहाँ पर आप एज्यूम कर सकते हो, इसको आप चाहो तो O2 लिख सकते हो, तो यहाँ पर हो जाएगा O2 और O2 जो है पर मास आप जो एज्यूम करोगे दैट विल बी M2। अब देखना ये पड़ेगा कि ये जो O2 है वो O से कितना दूरी पे है। जब आपने O और O2 लोकेट किया होगा तो आपको पता भी चल गया होगा कि जो ये O2 है O से कितना दूरी पे है। इसको मैंने मान लिया सपोज R2, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस आपकी हो गई R2। नाउ इसके बाद में हम रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास लोकेट करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं तो बनाना ही पड़ेगा। मैंने यहाँ पे बना लिया और ऑब्वियसली यहाँ पर ही बनाया जाना चाहिए क्योंकि आपने इधर से जो पोर्शन रिमूव किया है उसके अपोजिट साइड में सेंटर ऑफ मास चला जाएगा। तो O1 यहाँ पर लिखा जाएगा और इसकी दूरी O1 की दूरी ये भी O से ही लिखी जाएगी, ये आप चाहे तो R1 मान सकते हैं। ठीक है, और O1 पे कितना मास रखा हुआ माना जाएगा, ये M1 माना जाएगा। तो टोटल मास तो M1 प्लस M2 है, जिसका M2 जो है वो आपका O2 पे है और M1 जो है वो O1 पे है। और O है क्या, टोटल का सेंटर ऑफ मास, मतलब जो शेडेड पोर्शन है या जो रिमेनिंग पोर्शन है एंड प्लस जो रिमूव किया गया है, यानी कि M1 और M2 इन दोनों का सेंटर ऑफ मास O पर माना जा सकता है। तो मास मोमेंट आपने पढ़ा ही होगा, यानी कि M1 मल्टीप्लाइड बाई R1। M1 का ये मास मोमेंट हो गया O के अबाउट और M2 का मास मोमेंट निकालिए, ये भी O के अबाउट, और ये बराबर होगा, रीज़न बीइंग कि O इज़ व्हाट, इट इज़ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द O1 एंड O2। ये बहुत आसान सी बात है और किताबों में फार्मूले वगैरह भी रहते हैं जो कि इक्वली करेक्ट है। कुछ लोगों को वैसे ही करना पसंद होता है बट कुछ लोगों को थोड़ी फील चाहिए होती है। फार्मूला तो चाहिए ही होता है, वो तो यहीं से बन ही जाएगा, बट यहाँ से फील भी आती है, इसलिए मैंने इस मेथड को ज़्यादा प्रेफरेंस दी है। नाउ इस जो पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हम इस कंसेप्ट को अप्लाई करें तो देखें क्या होता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक सर्कुलर डिस्क आप कंसीडर करिए। मैंने ये सर्कुलर डिस्क कंसीडर कर ली और इसका रेडियस इन्होंने कहा है कि ये 20 सेंटीमीटर है और फिर कहा है कि एक सर्कुलर होल जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है रिमूव किया है। तो छोटा सा एक कोई आप होल रिमूव करिए। यहाँ पर इस होल को जो बनाना है ऐसे बनाना है कि ये बात ध्यान में रखते हुए कि टच करे एज को। ये जो सर्कुलर होल है ये इस एज को टच करे, मतलब यू आर नॉट सपोज टू ड्रॉ दिस होल इन दिस वे, नो, यहाँ पर ऐसे बनेगा। राइट नाउ इसका जो रेडियस है ये भी उन्होंने बता दिया है, ये आपका 5 सेंटीमीटर है, यू कैन से 1/4। तो छोटी वाली डिस्क और बड़ी वाली डिस्क, कैन यू कंपेयर द एरिया ऑफ दिस टू डिस्क। रेडियस ये तो बड़ी वाली का 4 गुना है ना,
तो एरिया ये आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 गुना एरिया नहीं होगा, वो 16 गुना हो जाएगा। और जिस प्रोपोर्शन में एरिया होगा मास भी उसी प्रोपोर्शन में होगा। मतलब बेटर विल बी कि एज्यूम कर लो कि बड़ी वाली जो डिस्क है उसका मास 16 m है, और यहाँ पर जो छोटी वाली डिस्क है उसका मास m है। क्लियर है? तो रिमेनिंग पोर्शन जो है उसको आप चाहें तो शेडेड कर सकते हैं, उसका मास सोचिए कितना होगा, m1 + m2। जैसा मैंने आपको अभी बताया था सब वैसे ही चल रहा है, समझ में भी आई थिंक आ ही रहा होगा कि टोटल जो 16 m है वो आपका 2 पार्ट में है, एक तो m जो रिमूव किया जाएगा और एक रिमेनिंग दैट विल बी 15 m, राइट। अब आपको यहाँ पर लोकेट करना है सेंटर ऑफ मास 16 m का और सेंटर ऑफ मास m का। तो 16 m का सेंटर ऑफ मास क्वाइट इजी, बिल्कुल ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा, 0,0 आप कह सकते हो। और जो स्मॉल m है उसका सेंटर यहाँ पे होगा। और आपने जैसा अभी कंसेप्ट सीखा है उसके लिए ये वाली डिस्टेंस रिक्वायर्ड होगी। ये वाली डिस्टेंस क्वाइट इजी, बिकॉज ये टोटल बताई गई है कि 20 सेंटीमीटर है, और छोटी वाले की जो रेडियस है बताई गई है 5 सेंटीमीटर है। मतलब ये वाली जो दूरी है, इसको मेंशन कर दूं मैं, तो ये 5 सेंटीमीटर है और ये पूरा 20 सेंटीमीटर है। तो जो बच जा रहा है वो 15 सेंटीमीटर हो गया। Center of mass of the shaded part definitely will be on the opposite side of the removable part. You can say it will be O1 here and you have O2 here. Now ये वाली जो distance है this is required to evaluate. इसको आप चाहिए तो x1 या r1 मान लीजिए, आप यहाँ x1 ही मान लीजिए क्योंकि x डायरेक्शन में सब कुछ यहाँ पर बन रहा है, बाकी आप y में बन रहा हो तो y मान लीजिएगा। तो यहाँ पर अब हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे। तो ये 15 m मास हो गया O1 पे, और इस 15 m का अबाउट O जो मास मूवमेंट होगा दैट विल बी x1 मल्टीप्लाई करने के बाद। और यहाँ पर अब दूसरा जो ये m है इसका मास मूवमेंट इसी O के अबाउट निकालिए, तो मल्टीप्लाइड बाई 15 करेंगे, राइट। तो यहाँ पे m तो कैंसिल हो जाएगा और मुझे लग रहा है सब कुछ ही कैंसिल हो जाएगा। बड़ा आसान सा कहानी आ गया। ये तो 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होगी O1 की फ्रॉम दी O। यू कैन से दिस विल बी द शिफ्टिंग। यहाँ पर पूछा क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रेजिडुअल या रिमेनिंग डिस्क फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ से ये शिफ्टिंग भी है 1 सेंटीमीटर के बराबर की, और ये डिस्टेंस भी है सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। तो आंसर ये हो गया 4th ऑप्शन।